दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब दोस्त कमेंट में लाजमी बताओ नावल कैसा लग रहा है। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। मुलाजिमों को सफाई का कहकर मैंने मेहरी को कहा, चलो तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाओ। ये कहकर मैं डॉक्टर मिनाहिल के कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे में दाखिल होकर जब मैंने लाइट जलाई तो मेहरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसकी हालत जैसे सकते में चली गई हो। मैं चंद लम्हे खामोश रहकर इसकी हालत से महजूस होने के बाद मेहरी की आंख के आगे हाथ हिलाते हुए बोला, हेलो, कहाँ पहुंच गई हो? मेहरी होश में आते हुए कुछ कहने के बजाय जज्बाती अंदाज में आगे बढ़ी और मेरे करीब आते ही मुझसे लिपट कर रोने लग गई। मैंने इसके कंधों को पकड़कर खुद से अलग करते हुए कहा, बजाय खुशी होने के तुम फिर से रोने लग गई हो। अगर कमरा पसंद नहीं है तो मैं नया कमरा तैयार करवा देता हूं। मेहरी ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं यासिर, नहीं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकी। तुमने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया है। माहौल को बदलने के लिए मैंने शरारती अंदाज में कहा, अभी तो तुम्हें किसी और चीज पर भी बैठना है। ये कहकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा, जबकि मेहरी मेरी बात का मतलब समझते हुए लाड भरे अंदाज में मेरे सीने पर हल्का सा मक्का मारकर मेरे कमीज के बटन को पकड़कर घुमाते हुए बोली, यासिर, तुम अगर आग पर भी बिठा दो तो तब भी मैं उफ तक नहीं करूंगी। मैंने कहा, टाइम आने दो, फिर तुझे आग से भी ज्यादा गर्म चीज पर बटे हुआएगा, तब तुम उफ भी करोगी, ओ भी करोगी, ये भी करोगी, मगर इससे पहले तुम्हें 5 साल पहले वाली चहकती हुई मॉडर्न लेडी बनना पड़ेगा। मेरी नजरों में तुम्हारी जो हैसियत थी, तुम्हारी हैसियत के मुताबिक वाली जगह पर तुम्हें ले आया हूं। मेरा मकसद तो पूरा हो गया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम मेरी फरमाइश पर कितना अमल करती हो। इस कमरे में संवरने के लिए हर एक शय मौजूद है। एक बस कमी थी तो बनने संवरने वाले की कमी थी, और वो कमी तुम्हारे आने से पूरी हो गई है। मेहरी बोली, यासिर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जैसा तुम चाहते हो वैसी बन जाओ। मैंने मेहरी के गाल थपथपाते हुए कहा, गुड, ये हुई ना बात। इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कामयाबी खुद ब खुद कदम चूमती है। ये जो दोनों करानियां हैं उनके खावंद भी यही रहेंगे। उनकी रहाइश के लिए पीछे क्वार्टर्स हैं। अगर तुम चाहो तो उनसे आंटी के पास बिठा सकती हो, वरना वो दिन भर तुम्हारे पास रहेंगी और रात को अपने क्वार्टर्स में चली जाएंगी। मेहरी बोली, मैं देख लूंगी, जैसे बेहतर लगे वैसे कर लूंगी। मैंने कहा, उनके शौहर बाहर गार्ड्स की ड्यूटी देंगे, उनको अंदर के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उन तक अगर कोई पैगाम पहुंचाना हुआ तो नौकरानियों के जरिए पहुंचा देना, बाकी वो बाहर के मामलात की हद तक महदूद रहेंगे। और मैं 1-2 दिन में तुम्हारे लिए मोबाइल फोन लाकर दे दूंगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लिया करना। मेहरी बोली, यासिर, क्या तुम कहीं जा रहे हो? मैंने कहा, हैक, मुझे एक जरूरी काम से सुबह लाहौर जाना पड़ रहा है। मेहरी बोली, खैरियत से जा रहे हो? मैंने कहा, हैक, जमीनों का कुछ मामला है इसलिए जाना पड़ेगा। बाकी तुमने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, यहां तुम हर लिहाज से महफूज हो। ये कॉलोनी मेरी है और कॉलोनी के मैन गेट पर गार्ड्स मौजूद हैं। कोई भी गैर मुतल्लिका बंदा कॉलोनी में दाखिल नहीं हो सकता। मेहरी बोली, क्या तुम अभी इस कॉलोनी में रहते हो? मैंने कहा, हक, यह मेरा घर है, मगर मैं गांव में ही रहता हूं। कभी जी करता है तो यहां आकर रह लेता हूं। मेहरी बोली, यासिर, एक बात पूछूं? नाराज तो नहीं होगे? मैंने कहा, पूछो, मैं नाराज क्यों होऊंगा? मेहरी बोली, यहां पहले कौन रहता था? मैंने चौंक कर कहा, क्यों, क्या हुआ? मेहरी बोली, ये कमरा किसी लड़की का लगता है, फिर कोई शादीशुदा जोड़ा यहां रहता होगा। मैं मुस्कुराते हुए बोला, ये कोठी मेरे एक दोस्त की थी, वो फैमिली के हमरा बैरून मुकशिफ्ट हो गया है। मैंने इससे ये कोठी खरीद ली थी, मगर मेरा कभी भी टाइम नहीं लगा कि यहां आकर सफाई वगैरह करवा लूं। जब वो लोग गए थे तब बस एक बार यहां आया था, इसके बाद टाइम ही नहीं मिला। अब ये कोठी तुम्हारी है और तुम इसकी असल मालिकन हो। सिया करो सफेद करो, तुम्हें यहां से कोई रोकने वाला नहीं है। मगर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि यासिर ने दिल से तुम पर भरोसा किया है, बस इस भरोसे को कायम रखना, बाकी सब खैर है। मेहरी ने तड़प कर मेरे गालों को हाथों में लेकर कहा, नहीं यासिर, कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगी। मेरी जान से बढ़कर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा एतमाद, तुम्हारी खुशी मुझे अजीज है। मैंने कहा, मुझे खुशी होगी अगर तुम इस पर कायम रहोगी। अभी तुम जाकर आंटी को और नौकरानियों को देखो और किचन वगैरह का जायजा ले लो, मुझे अभी एक काम से जाना है। मेहरी बोली, तुम अभी लाहौर जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, सुबह 8 बजे जाना है। मेहरी बोली, तो फिर जाने से पहले तुम आओगे ना? मैंने कहा,
कोशिश करूंगा कि रात को चक्कर लगा आओ, अगर ना आ सका तो फिर लाहौर से वापसी पर तुमसे मिलूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे पहले वाली मेहरी नजर आएगी, बल्कि जैसी मेहरी मैंने देखना चाहता हूं वैसी मेहरी मुझे नजर आएगी। मेहरी बोली, मगर मुझे ये तो बता दो कि वापसी किस दिन आओगे। मैंने कहा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं, 1-2 दिन आज ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। मेहरी बोली, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम आ रहे हो। मैंने हम कहकर चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, मैं गॉड्स को कह दूंगा कि नया मोबाइल और सिम तुम्हें पहुंचा दे। मेरा नंबर तो तुम्हें याद होगा ना, तुम मुझे कॉल कर लेना, नंबर सेव कर लूंगा। मेहरी बोली, यहां दूसरा फोन भी लगा हुआ है, शायद मैंने ड्राइंग रूम में पड़ा देखा है। मैंने कहा, तुमने वो फोन इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि मैं इसे खत्म करवा कर जाता हूं। जब तुम्हारे पास मोबाइल आ जाएगा तुमने सब इस मोबाइल से मुझे कॉल करनी है। मेहरी बोली, ठीक है, जैसे तुम कहते हो वैसा ही करूंगी। मैंने कहा, ओके, अभी मैं चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। ये कहकर मैं जाने लगा तो मेहरी बोली, यासिर। मैंने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो मेहरी ने सिहर अंगेज नजरों से मेरी जानिब देखकर दोनों बाजू खोलकर इस बात में सर हिलाया। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजे को लात मार कर बंद किया और मेहरी की जानिब बढ़ते हुए इसकी कमर को बाजू में भर लिया। मैं अभी इसके साथ कुछ करने के मूड में नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, फिर ही इसके साथ कुछ करूंगा, मगर अभी मुझे मजबूर करने की वो पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे अच्छा तो बहुत लगा, मगर अगले ही लम्हे मैंने होंठ हटाकर पीछे हटते हुए कहा, नहीं मेहरी, अभी नहीं हो। मेहरी ने शिद्दत भरी नजरों से देखते हुए तड़प के साथ आगे बढ़ते हुए मेरी कमर को बाजुओं में लेकर वालिहाना अंदाज में मेरे चेहरे को चूमते हुए और लड़खड़ती सांसों से कहने लगी, क्यों मेरी जान, क्यों? तुम तो मुझे बेड पर गिरा देते थे, फिर अब इतनी ताखीर क्यों? तुमने मुझे जो मजा दिया था वो मजा दोबारा मुझे नसीब नहीं हुआ। बहुत तरस गई हूं यासिर, प्लीज बस एक बार करके मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने कहा, नहीं मेहरी, मैं तुम्हारे साथ इस अंदाज में कुछ नहीं करना चाहता। जब मैं वापस आऊंगा तो फिर सारी रात तुम्हारे पास रहूंगा। प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझो। ओ मेहरी ने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, ओके मेरी जान, मैं तुम्हारा कहना नहीं टाल सकती। इतने अरसे से सब्र कर लिया है, अब कुछ दिनों की और बात है। जैसे तुम्हारी जान खुश देखे मैं खुश। ओ मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। दरअसल मुझे सुबह जल्दी उठना है, इसलिए मैं टाइम से सो जाऊंगा। और वैसे भी आज तुम कमरे को, इस घर को अजनबी सा महसूस कर रही होगी। जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक तुम्हारी झिझक भी खत्म हो जाएगी और घर की सेटिंग वगैरह से भी वाकिफ हो जाओगी। और हक, अगर इस कमरे में घर में कोई ऐसी चीजें नजर आएं जो तुम्हारी समझ से बाहर हों तो इसे छेड़ना मत, बस संभाल कर रख लेना, मैं वापसी पर देख लूंगा। मेहरी ने 2-4 लंबे सांस लेने के बाद अपनी कैफियत पर कंट्रोल करते हुए कहा, क्यों, यहाँ कुछ अजीब चीजें भी हैं? मैंने कहा, हो सकता है, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते थे वो लिबरल किस्म के लोग थे। खैर, मैं वैसे ही एहतियात के तौर पर कह रहा हूं। मेहरी बोली, ओके ठीक है। मैंने कहा, अब मैं जाऊं? मेहरी शोखी से नफी में सर हिलाने लगी। मैं हंसते हुए बोला, ओके, मैं चलता हूं। ये कहकर मैं कमरे से बाहर आया तो दोनों नौकरानियां सफाई में मसरूफ थीं। इसी दौरान मेरी नज़र PTCL फोन पर पड़ी तो मैंने फोन सीट की तरफ बढ़ा और इसकी केबल उतार कर सीट पकड़े बाहर की जानिब जाने लगा। बाहर आकर मैंने गाड़ी में बड़ा सारा सामान अंदर रखवाया और छीदे और सुरैया के खावंद से मिला जो शादे के पास डेरे पर ही होते थे। उनकी शक्लों से मैं पहले ही वाकिफ था। उनको मिलकर मुख्तलिफ पहलुओं पर समझाने के बाद मैं अपने गॉड्स के हमरा वहां से निकलकर घर की तरफ रवाना हो गया। वो घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही अबीरा पर नजर पड़ी जो सोफे पर बैठी अबू के साथ बातें करने में मसरूफ थी। मुझ पर नजर पड़ते ही अबीरा ने घौर कर देखा और मुझे नजर अंदाज करके नजरों को फेर लिया, जैसे वो मुझसे बहुत सख्त नाराज हो। मैंने सलाम करके अबू के पास बैठकर अबू का हाल अहवाल पूछने लग गया। अबू बोले, पत्तर, अगर तुम सलमान लोगों को जमीनों पर लेकर गए थे तो अबीरा को भी साथ ले जाते। मेरे कुछ बोलने से पहले ही अबीरा बोली, अंकल, उन्होंने सिर्फ सलमान को ही लाडला बना रखा है, जब देखो इसे साथ लिए घूमने निकल जाते हैं। मैं मुस्कुराते हुए बोला, यार, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। मैंने सलमान को कहा था कि तुम्हें भी साथ लेकर जाता हूं, तो इसने मुझे ये जवाब दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुमने साथ जाने से इनकार कर दिया है। अबीरा बोली, वो तो है ही सारे जमाने का झूठा इंसान, अपने इसकी बात पर यकीन कर लिया, कम अज कम मुझसे तो पूछ लेते हो। अबू ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा, हाँ भाई यासिर, तुम्हें अबीरा से पूछ लेना चाहिए था। जैसे तुम्हारी और नाजी की नहीं बुनती थी, इसी तरह उन दोनों की भी आपस में नहीं बुनती, इसलिए इसने तुमसे झूठ बोल दिया होगा कि अबरा को साथ ना लेकर जाए। अबू की बात सुनकर मैंने अबीरा की तरफ देखकर दोनों कान पकड़कर कहा,
अच्छा यार, नाराज मत हो, ये देखो कान पकड़कर मुआफ़ी मांग लेता हूँ। बल्कि अब हम दोनों अकेले घूमने जाएंगे, सलमान को भी साथ नहीं लेकर जाऊंगा। अब खुश, अबीरा ने लाडले अंदाज में मुंह बनाकर कहा। मुझे पता है कि आप मुझे बहलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, जब जाना हुआ तो चुपके से अपने लाडले को साथ लेकर निकल जाएंगे। अबू बोले, अब ये तुम्हें ना लेकर जाए तो फिर तुम्हारे सामने ही इसके जूते लगाऊंगा। ये कहकर अबू ने मेरी जानिब देखकर कहा, यासिर, अब तुमने मेरी धी रानी को लाजमी घुमाने के लिए लेकर जाना है, अगर ना लेकर गए तो फिर अपनी खैर में ना लेना। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, जी ठीक है अबू जी, मैं इसे ज़रूर लेकर जाऊंगा। अबीरा ने मशकूक अंदाज में मेरी जानिब देखकर कहा, देख ले अंकल, ये हंस रहा है, मेरा मतलब है कि ये नहीं लेकर जाएगा। मैंने कहा, यार ओके, क्या मैं रू रू कर कहूं कि तुम्हें लेकर जाऊंगा? अबू बोले, अबीरा पत्तर, तुम परेशान मत हो, मैंने इसे कह दिया है ना, तो फिर इसकी क्या जुर्रत है कि तुझे ना लेकर जाए? ये कहकर अबू बोले, यासिर पत्तर, सुबह मेरी धी रानी जहां कहे इसे वहां लेकर जाना। मैं अबू के पास बैठते हुए बोला, अबू, सुबह मुझे लाहौर जाना है, लाहौर से वापसी पर इसकी नाराजगी दूर कर दूंगा। अबू बोले, क्यों पत्तर, लाहौर क्यों जा रहा है? क्या लेने जा रहा है? मैंने कहा, माजू के बारे में अब जानते ही हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है, कल लंदन से डॉक्टर आ रहा है, इसने सुबह का टाइम लिया है, इसलिए सुबह माजू का चेकअप करवाने के लिए इसे लाहौर लेकर जाना है। अबू ने हम कहकर कहा, वापसी कब आओगे? मैंने कहा, बस चेकअप कराकर हमने वापस आ जाना है, हो सकता है कि कल रात को ही वापस आ जाए। अबू बोले, चल फिर परसों जब वापस आओगे तब इसे जरूर घुमाने के लिए ले जाना, बच्ची है, इसने कौन सा रोज जाना है? मैंने कहा, जी अबू जी, जरूर ले जाऊंगा। ये कहकर मैंने नाजी और सलमान के बारे में पूछा तो अबू बोले, नाजी तो सुबह से उधर ही है और सलमान कुछ देर पहले माही और गुलजेब के साथ उधर गया है। मैंने अबीरा की तरफ देखकर कहा, तुम भी इधर चली जाती, यहां अकेली बैठी हो। अबीरा बोली, अकेली नहीं हूं, अंकल के साथ बैठी गुपशिप कर रही थी। वैसे भी जहां सलमान हो वहां मेरा जाना दिल नहीं करता। मैं मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। अबू हंसते हुए बोले, तुम और नाजी कौन सा इत्तेफाक से रहते थे? हर वक्त किसी ना किसी बात पर तुम दोनों की लड़ाई होती रहती थी। मैंने कहा, ये सब शादी से पहले होता है, जब बहनें दूसरे घर की हो जाती हैं तब उनकी कदर महसूस की जाती है। ये कहकर मैंने अबीरा की तरफ देखकर कहा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी देखना, सबसे ज्यादा सलमान ही रोएगा। अबीरा ने नाक चढ़ाकर कहा, वो रोने वाली शक्ल नहीं है, इसने तो शुक्र अदा करना है कि जान छूटी, वैसे भी इससे पहले मेरी शादी हो जाएगी। इसी दौरान मोबाइल की बेल बजी तो मैंने मोबाइल निकालकर नंबर देखा तो सबीहा खातून का नंबर था। मैंने वहां से उठकर अपने कमरे की जानिब जाते हुए कॉल अटेंड करके हेलो कहा तो सबीहा खातून बोली, हाँ जी जनाब, बड़े बेमुरव्वत हो, पास से होकर गए और मिले भी नहीं और वापस चले गए। मैंने कहा, यार मेरे साथ जो कजिन और किरने थीं उन्होंने वापस जाने की जल्दी डाल दी थी, वरना मेरा प्रोग्राम तो यही था कि वापसी पर तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। सबीहा खातून बोली, मैं तो पूरी उम्मीद लगाए बैठी थी कि तुम लाजमी आओगे, मगर लगता है तुम्हारा दिल नहीं करता मेरे पास आने को। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मेरा दिल तो शायद तुमसे भी ज्यादा कर रहा हो, मगर मेहमानों के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था। सबीहा खातून ने कहकर कहा, अच्छा ये बताओ, जमीनों के बारे में मामलात देखे? मैंने कहा, हैक, हुमायूं खान ने मुझे सारी तफसील से आगाह कर दिया था, मगर यार वहां भैंसें भी थीं, इसका तो मुझे इल्म ही नहीं था और ना ही तुमने बताया। सबीहा खातून बोली, भैंसों का इल्म मुझे भी बाद में हुआ था, मगर इस वक्त तुम्हारे जबड़े पर चोट लगने की वजह से तुम्हें बताना भूल गई थी। और तुम्हें मजे की बात बताऊं, तुम्हारी भैंसों की वजह से चौधरी ने मुझसे झगड़ा करवा लिया था। मैंने चौंक कर कहा, क्यों, क्या हुआ? सबीहा खातून बोली, पहले तो वो सारी भैंसें और जरी आलात, ट्रैक्टर वगैरह वहां से उठाकर अपनी जमीनों पर ले जाने लगा था। जब मुझे इत्तिला पहुंची तो मैंने सख्ती से रोक दिया था। बाद में कहने लगा, दोनों चीजों में से एक चीज पर मेरा भी हक बनता है, भैंसे आजरी आलात। इसकी बात सुनकर मेरा पारा चढ़ गया कि अम्मा शुक्र कर तुझे तेरी जमीन वापस मिल गई है और तुम मेरे साथ सौदेबाजी करने लगे हो। जब मैंने दो चार सुनाई तो फौरन ठंडा होकर माजरत करने लगा। मैंने कहा, यार अगर भैंसे मांग रहा था तो दे देती हूँ। सबीहा खातून बोली, ऐसे कैसे दे देती? वहां पर मौजूद हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम ही उन चीजों के मालिक हो। वैसे भी कब्जा हमने छिड़वाया है, चौधरी के बस की बात नहीं है। मैंने हम कहकर कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे वो दिल बर्दाश्ता हो गया होगा। सबीहा खातून बोली, भाड़ में जाए, जो होता है होता है। सबीहा खातून के मुंह से पंजाबी सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। सबीहा खातून बोली, क्या हुआ, इतनी हंसी क्यों आई?
मैंने हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहा। तुम्हारी पंजाबी सुनकर हंसी आ गई, सबीहा खातून बोली। अच्छा ये बताओ कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा। यार कल माजू को लाहौर लेकर जा रहा हूं, सबीहा खातून बोली। क्यों, क्या हुआ? इसकी तबीयत तो ठीक है। मैंने मुख्तसरा सारी बात बता दी तो सबीहा खातून ने कहकर कहा, वापसी कब आओगे? मैंने कहा, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा, सबीहा खातून बोली। अगर मुझे पहले मालूम होता मैं भी तुम लोगों के साथ चली जाती, मगर मेरे मुजाहिदीन के साथ कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं, इसलिए अभी एक हफ्ता तो मैं हवेली से नहीं निकल सकती। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि इंडिया से कुछ खास मेहमान आए हैं, उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा देती हो। मैंने कहा, यार अगर माजू का मसला ना होता तो मैंने सुबह ही आ जाना था, मगर तुम तो अच्छे से जानती हो कि माजू मेरा जिगरी यार है, सबीहा खातून बोली। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तुम्हें फोर्स नहीं किया कि इसका चेकअप ज़रूरी है। मैंने कहा, वैसे कौन से खास मेहमान हैं? क्या मैं उनको जानता हूं? मेरा मतलब कि जब मैं इंडिया गया था तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, सबीहा खातून बोली। हैक, जनरल सिंह याद है? जनरल सिंह का नाम सुनते ही मेरे जहन में मुनींदर का ख्याल आ गया, जो जनरल सिंह की बेटी और दरमैट सिंह की बहन थी। मैंने कहा, हाँ हक, इसे अच्छे से याद है, सबीहा खातून बोली। वो और कुछ मजीद इसके साथ आए हुए हैं, इसने स्पेशल तुम्हारा पूछा था। मैंने कहा, वो लोग कितने दिन रुकेंगे? सबीहा खातून बोली, 1 या 2 दिन रुकेंगे, जैसे ही उनकी वापसी का रास्ता खिल गया वापस चले जाएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, वापसी पर उनसे मिलने जरूर आऊंगा, सबीहा खातून बोली। सिर्फ उनसे ही? मैंने कहा, उनसे मिलने का तो सिर्फ एक बहाना है, असल में तो दान यार करना है, सबीहा खातून बोली। हाय, पता नहीं कब दिन होगा कब रात होगी। मैंने कहा, दिन हो आ रात, दान यार का कोई वक्त नहीं होता। सबीहा खातून ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी जान, दिन हो आ रात, तुम्हें देखते ही मेरे लिए 14वें का चांद चढ़ जाता है। मैं मुस्कुराते हुए शरारत भरे अंदाज में बोला, और फिर यासिर खुद खुला चढ़ जाता है। मेरी बात सुनकर सबीहा खातून ने मुस्कुराते हुए खानसुना शुरू कर दिया। मैंने कहा, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? सबीहा खातून बोली, तुम्हारे अंदाज़न बयान ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा खैर, अगर लाहौर में रहाइश की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। अभी गांव के कुछ मेहमान आए हैं, जरा उनसे मिल लूं। मैंने ओके कहकर कॉल बंद कर दी। कॉल बंद करके मैं वॉशरूम में घुस गया। वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो अबीरा को सोफे पर बैठा देखकर मैं चौंका भी, और इसका बगैर इजाज़त कमरे में आना मुझे नागवार भी गुजरा। मैंने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बालों में बुर्श करने लगा। अबीरा बोली, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे कमरे में बगैर इजाज़त नहीं आना चाहिए था, मगर मैं अकेली बैठी बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे साथ गुपशिप कर लूं। अबीरा अबू के सामने अब कहकर मुखातिब कर रही थी, कमरे में आते ही तुम पर आ गई, इसका तुम कहना बनता था। अबीरा बैठी हुई थी, इसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्यों अबू कहाँ गए? अबीरा बोली, तुम्हारे जाने के बाद ही अंकल उठकर अपने कमरे में चले गए थे। मैंने हम कहकर कहा, तुमने अबू को शिकायत लगाकर अच्छा नहीं किया, अगर तुमने जाना होता तो मुझे डायरेक्ट बोल देती, मैंने कौन सा तुम्हें साथ ले जाने से इनकार कर देना था। अबीरा बोली, तुमने कौन सा मुझे बता कर गए थे जो मैं डायरेक्ट बोल देती? वैसे भी अगर तुम्हें मेरी कमी महसूस होती तो खुद ही मुझसे पूछ सकते थे। मैंने कहा, मैं तो इसलिए नहीं आया कि तुम्हारी तबीयत तो वाकई 2 दिन से खराब थी, इसलिए मैंने सलमान की बात पर यकीन कर लिया, शायद वाकई तबीयत खराब होने की वजह से तुम साथ जाने से बच गई। अबीरा बोली, जो कल ही उतर गया था और इसके अलावा मेरी कोई तबीयत खराब नहीं थी। मैंने कहा, मैं तो समझा शायद तुम्हारा वक्फा है। अबीरा ने घूरते हुए कहा, यार तुम बहुत गंदे और बेशर्म हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बात करते हुए? मुझे बुखार था और वो भी जनाब की वजह से हुआ था। मैंने कहा, यार नाजी की बात से ऐसा लगा था। अबीरा बोली, उनको मैं क्या बोलती कि तुम्हारी वजह से मुझे बुखार चढ़ा है? मैंने कहा, मेरी वजह से तुम्हें बुखार क्यों चढ़ गया? मैं कौन मच्छर हूं जिसके काटने से बुखार हो गया था? अबीरा बोली, मच्छर से भी 1000 गन्ना, बल्कि लाखों गन्ना ज्यादा। तुमने अच्छा नहीं किया था मेरे साथ। एक तो इतना गलत काम किया, दूसरा एक बार भी मेरी खबर लेने नहीं आए कि मैं किस हाल में हूं। पहले दिन मुझे इतनी शदीद दर्द रही थी कि मैं नहीं जानती कि मैंने कैसे बर्दाश्त की थी। मुझे तुमसे हरगिज ये तवक्को नहीं थी। मैंने कहा, बस कर दो, जो भी हुआ तुम्हारी मर्जी और रजामंदी से हुआ, मैंने कौन सा जबरदस्ती की थी? खुद ही तुमने अंदर करने का कहा था। अबीरा बोली, तब मुझे होश कहाँ था? जब किसी को अपने सिहर में ऐसा जकड़ लिया जाए कि इससे जो मर्जी करवा लो, तो फिर मुझे कहा होश था कि मैं क्या करने का कह रही हूं। मैंने कहा, यही हालत मेरी थी, मुझे भी तुमने अपने सिहर में जकड़ लिया था। इतना खूबसूरत जिस्म देखकर मेरे होश व हवास छीन लिए थे।
वरना तुम्हारे साथ इस हद तक जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अबीरा बोली, अब क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। मैंने कहा, चलो अब तुम्हारा डर तो दूर हो गया। अबीरा ने घूरते हुए कहा, यानी अब फिर से तुम्हारा इरादा है? मैंने कंधे उचक्का कर कहा, अगर तुम इजाजत दोगी तो, वरना जबरदस्ती थोड़ी करने वाला हूं। अबीरा बोली, यासिर तुम भरोसा करो, मैं पागल हूं जो अब ऐसी गलती करूंगी? मैं तो इस दिन करके पछता रही हूं। मैंने कहा, यानी अब कुछ भी नहीं करने दोगी? अबीरा ने होंठों को भींचते हुए कहा, नहीं जी, जो कुछ हो गया वही बहुत है। मैंने कहा, मैं तो सोच रहा था कि आज की रात को तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा करूंगा और रात देर तक बातें करेंगे, मगर तुमने तो सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। अबीरा बोली, यासिर ज्यादा शोख मत बनू, मैंने कौन सा रिश्ता खत्म किया है? मैंने तो बस ये कहा है कि जो कुछ इस रात हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और आइंदा हम ऐसा करेंगे भी नहीं। मैंने हम कहकर कहा, यानी थोड़ा बहुत प्यार भी नहीं करना? अबीरा बोली, नहीं जी, तुम्हारे थोड़े से आगे सब कुछ हो जाता है, इतना तो मैं तुम्हें समझ गई हूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बेड पर बैठे हुए बोला, दरवाजा खुला है। मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और सलमान अंदर दाखिल होते हुए अबीरा को देखकर बोला, तुम यहां बैठी हो? मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था। अबीरा ने नाक चढ़ाते हुए कहा, क्यों, मुझसे तुम्हें क्या काम पड़ गया? सलमान बोला, मुझे नहीं बल्कि नाजी भाभी तुम्हें बुला रही हैं कि खाना खा लो। अबीरा बोली, कहाँ? सलमान बोला, इधर आंटी की तरफ। अबीरा बोली, ओके तुम जाओ, मैं आती हूँ। सलमान बोला, तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो मुझे ऐसा बोल रही हो। खाना खाना है तो जाओ, मैं तो यासिर भाई के पास बैठने आया हूं। अबीरा तुलमिलाते हुए खड़ी हुई और सलमान को मुंह चढ़ाकर बाहर जाते हुए बोली, तुमसे ज्यादा तमीज नौकरों को होती है, बदतमीज इंसान हो। ये कहकर अबीरा कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सलमान बोला, जाओ जाओ, शक्ल देखी है अपनी, आई बड़ी मालिकन हो। अबीरा के जाने के बाद सलमान सोफे पर बैठा तो मैंने कहा, यार क्यों बेचारी को तंग करते रहते हो? सलमान बोला, यासिर भाई आपके सामने ही कैसे मुझ पर रोब झाड़ रही है, जैसे मैं इसका नौकर हूं। मैंने कहा, यार बहनें ऐसी ही होती हैं, तुम ही थोड़ा नरम लहजे में बात कर लिया करो। अच्छा खैर, इधर आंटी की तरफ कोई बात तो नहीं है? सलमान बोला, नहीं, और कोई बात नहीं हुई। सूफी भाभी अब का पूछ रही थी। मैंने बताया कि अब किसी काम से गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी भी उन्होंने कहा था कि अगर आप वापस आ गए हों तो आपको भी खाने का कह दूं। मैं उठते हुए बोला, हाँ यार, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, चलो चलकर पहले खाना खा लेते हैं। ये कहकर मैं सलमान का जवाब सुने बगैर दरवाजे की जानिब चल पड़ा, क्योंकि अगर मैं मजीद कमरे में ठहरता तो सलमान ने जरूर फजूल में मेरे सर दर्द लगा देना था। कुछ देर में हम दोनों दूसरी जानिब पहुंचे तो सब लोग डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे हुए थे। मैंने सलाम करके उनके साथ बैठ गया। सूफी और नाजेब के अलावा बाकी सब वहीं मौजूद थे। कुछ ही देर में वो दोनों भी खाना लेकर आ गईं। खाने के दौरान हमारी नॉर्मल बातें होती रहे। खाने से फ्रेश होकर चाय का प्रोग्राम बन गया। रात के 10 बजे तक मैं इधर ही रहा। इसी दौरान कोई ऐसी बात नहीं हुई सिवाय सूफी के साथ हल्की फुल्की नोक झोंक के। मजीद कुछ देर बैठने के बाद नाजी ने चलने का कहा तो मैं उन लोगों के साथ ही वापस आ गया। सलमान नीचे आने के बजाय वहीं राहदारी में ही अपने कमरे में चला गया, जबकि मैं, नाजी और अबीरा नीचे आ गए। अरमान सो चुका था, इसलिए नाजी अरमान को उठाए सीधी अपने कमरे में चली गई। अबीरा अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने आहिस्ता से कहा, तुमने बताया नहीं? अबीरा बोली, क्या? मैंने कहा कि कमरे में आओ कि ना आओ। अबीरा ने शोखी से कहा, पहले कौन सा मुझसे पूछ कर आते थे? ये कहकर इसने उंगली से मेरी नाक को छू कर सक्सी अंदाज में कहा, मैं तो चली सोने, अगर आना है तो आ जाना, अगर बहादुरी है तो। ये कहती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई, जबकि पीछे से इसको देखकर मैं बुड़बुड़ाया, ये जो खुद पर किट कर देख रही है, इसको अच्छे से जान गया हूं कि तुझे कौन सी नींद नहीं आने दे रहा है। ये कहकर मैं अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे में दाखिल होकर मैंने कपड़े बदल कर गाउन पहना और मोबाइल पकड़कर बैठ गया। जारी है।